Annuities. A firm has arranged a 10-year lease at an annual rent of 17,264. Each rental payment is to be made at the start of the year. Okay, जब भी हम कैश फ्लो देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें एक रूल बताया जाता है कि जब भी कोई कैश फ्लो हो रहा है इट्स हैपनिंग एट द ईयर एंड पे वो कैश फ्लो या तो हमें रिसीव हो रहा है या हमारे पास से जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखे है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर का मतलब है कि यानी कि ईयर वन के बिगिनिंग में आपको कैश रिसीव आपको पेमेंट करनी पड़ रही है विच इज 17,264। ईयर वन के बिगिनिंग में मतलब एडवांस पेमेंट करनी पड़ रही है। तो हम इसको इस तरह से देखते हैं कि ईयर वन की पेमेंट एडवांस। तो हम इसको ये नहीं लिखेंगे कि ईयर वन में पेमेंट हो रही है, हम बोलेंगे कि ईयर जीरो के एंड में हो रही है। तो ईयर जीरो के एंड में हो रही है यानी कि करंट ईयर। तो यानी कि अब हम इस सवाल में करंट ईयर पे हम लेंगे कि एनुअल रेंट हमारा जा रहा है 17,264। एंड देन ईयर वन से लेकर ईयर नाइन तक हम 17,264 का एनुअटी टेबल से 12% पे निकाल के जैसे फिर हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 9 ईयर्स की एनुअटी टेबल में क्या लिखा हुआ है। तो लेट अस ओपन द एनुअटी टेबल फर्स्ट। Here you go. So annuity table 12% and year 9. 12% and year 9, 5.328। ठीक है, 5.328 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो आंसर है 5.328 मल्टीप्लाई बाय 17,264 विल गिव अस। एंड द फर्स्ट पेमेंट जो ईयर जीरो पे हुई वो 17,264 है। 17,264 प्लस 5.328 मल्टीप्लाई बाय 17,264 जिससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 109,247। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, सो जो हमने निकालना था कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज एट 12%, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट डॉलर। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। मूविंग अहेड, perpetuity. What is a perpetuity? Perpetuity an annuity that occurs for the foreseeable future. ये एक ऐसी एन्युटी है जो फॉर एवर इनकर होती ही रहती है। जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले समय पढ़ा कि 10 साल की लीज थी, सो 10 ईयर्स एन्युटी हमने देखा। बट यहाँ पर फोरसीएबल फ्यूचर यानी कि इनफाइनाइट ईयर्स के लिए हमारे पास हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हमें एन्युटी मिलती रहेगी या वो कैश फ्लो आता रहेगा। तो इट्स फॉर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड। तो जिसका फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, 1 डिवाइड बाय आर। आर इज द रेट ऑफ परसेंट। So let's look at the sum. If a project involved the outlay of $20,000 today and provided a definite return of $3,000 per year for the foreseeable future requirement, would you accept the project? क्या हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे अगर हमें परपेचुटी में 3,000 हर साल मिलता रहे तो, और हमारी आज की इन्वेस्टमेंट कितनी है $20,000। हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.06 क्योंकि 6% उन्होंने कहा है कि हमारा रिटर्न है। सो 1 अपॉन 0.06 मल्टीप्लाई बाय 3,000 तो $50,000 हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आ रहा है। एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज exceed the cost of the project।
कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितने हैं 20,000 और हमारे जो प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाला है तमाम इनफ्लोज का वो है 50,000. So therefore 20,000 is less than 50,000, so the project is acceptable. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं. Delayed annuities and perpetuities. The approaches demonstrated in the previous sections for annuities and perpetuities assume that the cash flows begin in time 1 and value these in annuities or perpetuities from the perspective of the preceding time period to when the cash flows begin. यानी कि टाइम 0, यानी जो हमने अभी पहले देखा कि हम क्या कर रहे थे कि जब हम अज्यूम कर रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हमें कैश फ्लो हो रहा है, नॉट एंड ऑफ द पीरियड, तो हम उसको बिगिनिंग ऑफ द पीरियड नहीं लेंगे बल्कि एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर ले लेंगे. तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं. और द फर्स्ट कैश फ्लो इज एन एन्युटी is not received from time 1. This is called a delayed annuity. यानी जब हम इस तरह से कर रहे होते हैं तो इस पूरी चीज को या इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, delayed annuity. So here is again, if a project involved the outlay of $20,000 today and provided a definite return of $3,000 per year for the foreseeable future starting in 3 years time, would you accept the project? क्या हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे जो 3 साल बाद हमारा कैश फ्लो शुरू करेगा? तो इन 3 years टाइम का मतलब है कि हम सेकेंड ईयर के एंड से शुरू कर रहे हैं. सो एज बिफोर द परपेचुइटी 1/0.06 विच इज जिससे हमें 50,000 मिल रहा है, मगर ये कब से शुरू होगा? द कैश फ्लो इज गोइंग टू, क्योंकि सवाल में लिखा है कि कैश फ्लो विल बिगिन एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 3, बट हम इसको स्टार्ट ऑफ ईयर थी क्योंकि हम ये मानते हैं कि कैश फ्लोज हमेशा एंड ऑफ द ईयर मिलता है, तो हम लिखेंगे कि ये एंड ऑफ द ईयर मिलेगा ऑफ ईयर 2 ऑफ द प्रीसीडिंग टाइम पीरियड. इसको हम कहते हैं डिलेड डिलेड परपेचुइटी के डिलेड एन्युटी और डिलेड परपेचुइटी दोनों इसको कह सकते हैं. ठीक है, डिलेड एन्युटी और डिलेड परपेचुइटी. ठीक है जी. तो अब यहाँ पे ईयर 2 के एंड से शुरू हो रहा है, तो हम 6% देखेंगे कि ईयर 2 का प्रेजेंट वैल्यू क्या है. ईयर 2 का प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे तो ईयर 2 का 6% में 6% ईयर 2 0.890. ठीक है, तो ईयर 2 0.890, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, तो हमारे पास क्या आ रहा है 44,500. दिस इज नाउ अ प्रेजेंट वैल्यू एंड बिकॉज दिस इज हायर देन द कैश आउटफ्लो ऑफ 20,000 द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल. तो यहाँ आपको बात समझ आ रही है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू से या प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, तो जिससे आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इस सिनेरियो में है. ये एक्टिविटी आपने खुद से करनी है एंड सी इफ यू कैन सॉल्व दिस. Constant growth. If a series of cash flow does not have an end date, कोई end date नहीं है, it is expected for the foreseeable future and is growing at a constant rate, plus grow भी हो रही है, then this can be converted into present value terms by applying a single discount factor and is known as growing perpetuity. इसको हम क्या कहते हैं, growing perpetuity. इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 डिवाइड बाय R माइनस G. ठीक है, अब इसको देखते हैं. ये ऑलरेडी हम चैप्टर 13 में भी कवर अप कर चुके हैं जहाँ पे ग्रोथ मॉडल को डिस्कस किया गया है. नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, व्हिच इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू.
If net present value is positive, you may undertake the project. If net present value is negative, you do not undertake the project. If net present value is zero, you can consider the project because it's only just worth undertaking. It's not generating any kind of profit for you. But you may see, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आप पैसा नहीं देखते मगर जो आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या गवर्नमेंट के प्रेशर में आके आपको करना ही पड़ता है. So let's check out the sum. LCH manufactures product X which it sells for $5 per unit. Variable cost of production are currently $3 per unit. Sales of product X are estimated to be 75,000 units per annum. A new machine is available which would cost $90,000, which could be used to make product X for a variable cost of 2.5 per unit. Fixed cost, however, would increase by 7,500 per annum as a direct result of purchasing the machine. So the machine would have expected a life of 4 years and a disposal value $10,000. Expected return 12%. NPV analysis, should LCH acquire the machine? Machine acquire करें कि ना करें? तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है मशीन की? 90,000. ये ईयर 0 पे है. ठीक है. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मशीन की लाइफ क्या है, 4 इयर्स. तो हम इसकी डेप्रिसिएशन भी हम चेक कर लेंगे. हम फाइंड आउट कर सकते हैं 90,000 माइनस डिस्पोजल वैल्यू डिवाइड बाय 4. आइए इसको देखते हैं. So as you can see over here, हम टाइम लिखेंगे ईयर 0, 1 to 4, 4. ईयर 0 पे 90,000 की इन्वेस्टमेंट हो रही है. ईयर 1 to 4 में 30,000 आपको कैश फ्लो आ रहा है. 30,000 कैश फ्लो हमने कैसे फाइंड आउट किया? 30,000 कैश फ्लो फाइंड आउट करने का हमारा जो तरीका था वो कुछ इस तरह से था कि जिसमें हमने तो यहाँ पे हमारा 30,000 किस तरह से आ रहा है? बेसिकली हम देख रहे हैं कि जब हम सेल कर रहे हैं 75,000 यूनिट्स एंड विदाउट द इन्वेस्टमेंट इनटू द मशीन, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है $3 पर यूनिट. नाउ आफ्टर द इन्वेस्टमेंट इनटू द मशीन हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम होकर 2.5 पे आ रही है. तो यानी हम कितनी सेविंग्स कर रहे हैं? 3 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 75,000 यूनिट्स. तो हमें टोटल सेविंग्स का पता चल जाएगा कि हम मशीन में इन्वेस्ट करके इतनी कॉस्ट बचा रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है $3 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 75,000. तो $37,500 पर मंथ हम बचा रहे हैं जब से हमने मशीन में इन्वेस्टमेंट की है. तो $0.5 जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पहले बढ़ के आती थी $3 के हिसाब से, तो वो अब नहीं आ रही. अब 37,500 हमारी बचत हो रही है. और फिर इसमें से हमने ये जो 7,500 है ना, ये उन्होंने कहा कि अगर आप मशीन खरीदोगे ना तो आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी 7,500 से. तो ये 7,500 हम इसी सेविंग्स में से डिडक्ट कर रहे हैं. और डिडक्ट करने के बाद हमारे पास एक पॉजिटिव फिगर आ रही है $30,000 की सालाना. यानी ये पॉजिटिव कैश फ्लो है, ये वो कैश फ्लो है, ये वो कॉस्ट है जो हम बचा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करके. तो ये 4 साल की चूंकि लाइफ है मशीनरी की, तो हम 4 सालों तक 30,000 कैश फ्लो पॉजिटिव. एंड देन चौथे साल में 10,000 हमें डिस्पोजल वैल्यू मिल रहा है, यानी हम इस मशीन को डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो हमें 10,000 मिल जाएगा. अब हम यहाँ पे इसके डिस्काउंट फैक्टर्स लगा रहे हैं. यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमने एन्युटी फैक्टर में हम गए, हमने इसकी परसेंटेज निकाली. परसेंटेज क्या थी? 12%. 12% 4 सालों पे हम जाके देखे एन्युटी टेबल. 12% ईयर 4
हमारे पास 2.974 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, 2 पॉइंट, एन्युटी टेबल ना 1 to 4, सॉरी 12%, 3.037, 3.037 मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया। अब आपके पास आपने इन सबको नेट ऑफ करना है, यानी ये दोनों ऐड होंगे, ये माइनस होगा, प्लस माइनस, ठीक है। सो -90,000 प्लस 91,110 प्लस 6,360, तो ये आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 7,470। ये पॉजिटिव फिगर है, पॉजिटिव एनपीवी है, यानी आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है जी। आप ये एन्युटी टेबल के जरिए आपने ये सम को सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह आप सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप हर साल की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, और फिर जो भी निकालोगे तो आंसर तो तकरीबन वही आएगा। डिफरेंस ड्यू टू राउंडिंग ऑफ आ रहा है, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे डेसिमल्स हैं। बट ये है कि जब एन्युटी टेबल मौजूद है और हमें तरीका भी आता है, तो वाई वेस्ट टाइम, हमें एन्युटी टेबल से ही चलना चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। IRR, internal rate of return, a discounted cash flow technique that calculates the percentage return given by a project. If this return is used to discount a project's cash flows, it would deliver an NPV of 0। क्या कह रहे हैं कि भैया IRR एक ऐसी परसेंटेज है जिसपे आपकी एनपीवी क्या आएगी, 0। अब हमें वो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें बिल्कुल एक ब्रेक इवन परसेंटेज चाहिए कि जिसपे ना लॉस हो रहा हो ना प्रॉफिट हो रहा हो, यानी मिनिमम हमें इतनी परसेंटेज तो प्रोजेक्ट दे ना, तब जाकर हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो हम क्यों करें, हमारा पैसा फ्री का थोड़ी आ रहा है। और हम कारोबार या किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो मुनाफा कमाने के लिए ही तो करते हैं। तो अगर मुनाफा नहीं मिल रहा तो लॉस भी ना हो, एंड मिनिमम एटलीस्ट एनपीवी 0 पे आ जाए, तो हमें वो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो वो परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है आईआरआर का, और आईआरआर का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, ए परसेंटेज प्लस एनपीवी ए डिवाइड बाय एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाई बाय बी परसेंटेज माइनस ए परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ए परसेंटेज क्या है भाई, ए इज द लोअर डिस्काउंट रेट, और एनपीवी ए मतलब जो लोअर डिस्काउंट रेट पे एनपीवी आ रहा है वो एनपीवी। बी इज द हायर डिस्काउंट रेट, बी हमेशा हाई होगा, ये याद रखिए, बी हमेशा हाई होगा, ए हमेशा लोअर होगा, ठीक है। अब हम इसमें, अब यहाँ पे आप देखें, एक सम है, ठीक है, ये कैश फ्लोज, ये पिछली एक्टिविटी को ही लेकर बोला, पूछा गया है कि भाई जरा बताओ इसका आईआरआर क्या है। तो इसका आईआरआर निकालने के लिए इन्होंने यूज किया है इंटरपोलेशन मेथड। If a question provides two project NPVs, then these can be used to estimate the internal rate of return. The approach is sometimes called interpolation. अगर दो projects की NPVs given है, दो अलग अलग projects की NPVs given है, तब हम IRR निकाल सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ एक बहुत अहम तरीन बात बताई जा रही है कि आप अपनी एक्सेल शीट में एग्जामिनेशन में आप किसी भी सेल पे इक्वल टू आईआरआर करेंगे, फंक्शन लगाएंगे, तो आपका प्रोजेक्ट का आईआरआर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लोग यही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि टू कैलकुलेट आईआरआर इन्होंने फंक्शन लगा दिया है। ये फंक्शन आपकी एक्सेल शीट पे लगेगा, जैसे ये एक्सेल शीट है ना, ABCDEF एंड 1 2 3 4 सेल्स हैं। तो आप क्या करेंगे, IRR इक्वल टू IRR लिखेंगे ब्रैकेट में B2, ठीक है, जहां से फिगर्स आपकी शुरू हो रही हैं, पहली फिगर, एंड टू F2, ठीक है। तो आपको ये जाहिर है यही कैश फ्लोज है ना, जिसको सामने रखते हुए हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, देन आईआरआर भी कैलकुलेट करते हैं। तो आप जब ये फंक्शन इस तरह से लिखोगे एक्सेल शीट पे, तो आपको ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट कैलकुलेट करके दे देगी 15.7%। आपको फॉर्मूला याद करके पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कितनी आसानी हो गई है, हम इसको एक्सेल शीट पे खोलते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ।
ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेम टू सेम जो यहाँ जिस तरह लिखा हुआ है ना, 40। चलें, इसको हम मैनुअली लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कैश फ्लो 90,000, 30,000, 30,000, 30,000, 40,000, ठीक है। 40,000, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इक्वल टू IRR लिखा, ब्रैकेट ओपन, टिंग टिंग, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 16%। ऑटोमेटिक निकल के आ गया, ना मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी ना कुछ, सिंपल। अब देखें यहाँ पे 15.7% आ रहा है, ऑलमोस्ट 16%, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। This approach to IRR is more likely to be tested in OT question। ये OT क्वेश्चन में ज्यादा आएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन में इस तरह का। आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आप ये फॉर्मूला को भी लगाकर निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको हम निकाल के किस तरह फाइंड आउट करेंगे, देखिए। फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला भी लगाना आना चाहिए। Previous activity, if you had been told that NPV of the project cash flow was this, at a cost of capital this, and this at 16%, then IRR can be estimated। यानी इन्होंने NPV पॉजिटिव परसेंटेज पे भी दे दिया और एक नेगेटिव NPV भी बता दी है। तो हमने इसका IRR कैसे निकालना है, जो बड़ी वाली परसेंटेज है उसको आप 20 कंसिडर करोगे, इक्वल्स टू B। जो छोटी वाली परसेंटेज है उसको आप A कंसिडर करोगे। जो बड़ी वाली परसेंटेज है उस पे NPV 7500 आ रहा है, जो छोटी वाली परसेंटेज है उस पे NPV -540 आ रहा है। सिंपली आपके पास ये डेटा आ चुका है, इसको सिंपली आपने अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है यहाँ पे, एंड देन 16 -12%। व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस इन द कैलकुलेटर यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, हायर द परसेंटेज तो पॉजिटिव आंसर आएगा, लोअर द परसेंटेज तो नेगेटिव एनपीवी आनी चाहिए। यानी बाज़ औक़ात हम फाइंड आउट भी कर रहे होते हैं ना, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, कि हमारी एनपीवी पॉजिटिव, हमें एक पॉजिटिव एनपीवी मिल गई है, अब हमें नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव चाहिए तो वो कौन सी परसेंटेज में मिलेगी, 16% से ऊपर जाए या 16% से नीचे जाए। तो हमेशा याद रखें कि पॉजिटिव जहाँ पे होता है उस नेगेटिव उसके नीचे होता है, उसका डाउनफॉल में नेगेटिव आएगा। तो यानी आपको 12% या 10% या 8%, कुछ भी आप ऐसी परसेंटेज निकालेंगे तो उससे आपका -540 आ जाएगा। यहाँ पे चीजें आसान इसलिए हो गई हैं कि आपको एक्सेल शीट में सॉल्व करना होगा, सो दैट वुड बी इजी फॉर यू। प्रोजेक्ट हैज अ पॉजिटिव एनपीवी ऑफ $15,000 डिस्काउंटेड एट 6%। नेगेटिव एनपीवी गिवन है, डिस्काउंटेड एट 12%। अब इसको सामने रखते हुए आपने निकालना है IRR। ट्राई आउट कीजिए खुद से। सिंपली आप पहले ए देखें, ए क्या है, बी क्या है। बी इज द हायर परसेंटेज विच इज 12%, A is the lower percentage which is 6%,
लोअर परसेंटेज में नेगेटिव एनपीवी होगा, तो नेगेटिव एनपीवी क्या है, पॉजिटिव एनपीवी बता रहे हैं 15,000 है। 15,000 कौन सी परसेंटेज पे है, 6% पे 15,000। एंड नेगेटिव एनपीवी कह रहे हैं 3,000 है, जो कि 12% पे। वेल ये जो है इन्होंने क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन बनाया है। इस तरह की सिचुएशन रेयर होती है, क्योंकि हायर परसेंटेज में हमेशा पॉजिटिव आती है एनपीवी एंड लोअर परसेंटेज में नेगेटिव होती है, बट इन्होंने यहाँ पे स्विच कर दिया है। फिर हमें तो सिर्फ ये पुट करना है और डेटा पुट करके हमें आईआरआर के फॉर्मूला पे लगाना है, तो वो हम लगा देंगे और आईआरआर फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है जी। एक्टिविटी नंबर 8C, 11%। एनपीवी कंपेयर टू आईआरआर, एनपीवी और आईआरआर को कंपैरिजन करके देखा जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि दे आर डीसीएफ, डिस्काउंट कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, दोनों में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। दे फोकस ऑन रेलेवेंट कैश फ्लोज, दोनों में रेलेवेंट कैश फ्लोज पे फोकस किया जाता है। होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट को देखा जाता है, पे बैक में ऐसा नहीं होता। एंड रेलेवेंट कैश फ्लोज पे फोकस किया जाता है, जो आरओसीई में नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ऊपर आईआरआर के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी गिवन है, वो भी आप खुद से देख लीजिएगा। कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत बेसिक है, फॉर्मूला एप्लीकेशन है, दैट्स ऑल। यहाँ पे अब देखें, प्रोजेक्ट ए पे हमारा आईआरआर आ रहा है 18% और प्रोजेक्ट बी में 18%। एनपीवी 10%, यहाँ पे 85,500 आ रहा है पॉजिटिव, और यहाँ पे 8,550 आ रहा है पॉजिटिव। अब आप देखें, आईआरआर इज द परसेंटेज जिसपे हमारी एनपीवी क्या होगी, 0। और 10% के कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे एनपीवी हमें बता रहा है कि ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो हमें कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, प्रोजेक्ट ए या प्रोजेक्ट बी। लेकिन अगर हम सिर्फ एनपीवी को देखें तो हम बोलेंगे हाँ हाँ प्रोजेक्ट ए लेना चाहिए, इसमें ज्यादा एनपीवी है। लेकिन आपने उसका क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो देखा ही नहीं। यहाँ पे 3,50,000 इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे सिर्फ 35,000 इन्वेस्टमेंट है। तो 35,000 इन्वेस्टमेंट पे 8,550 आप अर्न कर रहे हो, और 3,50,000 इन्वेस्टमेंट पे आप 85,500 आप अर्न कर रहे हो। यहाँ पे आपकी एनुअल सेविंग्स $1,00,000 है और यहाँ पे $10,000 है। तो अब आपको इस सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल होगा। So let's see, if a company had to choose between project A and B, then it would choose project A, which is 10 times bigger, as reflected in the NPV. But if the only information on which the projects were judged were to be IRR, तो दोनों का एक ही है। Project B would be made to seem just as beneficial as project A, which is not the case. अगर हम सिर्फ आईआरआर को सामने रख के डिसीजन लेंगे, तो हम बोलेंगे भैया 18% सही है ना, इसका भी वही है, इसका भी वही है, तो क्या जरूरत है इतने महंगे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की, इसी पे कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे एनपीवी भी आपको ज्यादा मिल रही है, वही ना, हायर द इन्वेस्टमेंट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ऑलराइट, हमारे पास दो और टर्मिनोलॉजीज है जो हमने देखी है, एंड देन वी आर गोइंग टू समराइज द चैप्टर। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज, द प्रोजेक्ट्स वी हैव कंसिडर्ड सो फार हैव हैड कन्वेंशनल कैश फ्लोज, एन इनिशियल कैश आउटफ्लो फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ इनफ्लोज। यानी कि इसमें तो एक सेट पैटर्न है जो अभी तक हम सम्स करते आए हैं, कि एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी जिसको हम आई कहते हैं, फिर उसके बाद कुछ कैश फ्लोज होंगे, एंड दैट्स ऑल। फिर उसके बाद हमारे पास या तो डिस्पोजल कॉस्ट आ जाएगी या फिर टोटल हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये एक पैटर्न है। When flows vary from this, they are termed as non-conventional. जब ये पैटर्न ब्रेक होता है, तो हम उस ब्रोकन पैटर्न को हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल। इन जनरल, if the sign of the net cash flow changes in successive periods, inflow to outflow or vice versa, it is possible for the calculations to produce as many IRRs as there are sign changes. This can make IRR difficult to interpret। यानी वही बात बताई जा रही है। अब जैसे हमने पिछले वाले साल में किया कि 90,000 हमारी इन्वेस्टमेंट थी मशीन की, एंड हर साल 30,000 का हमारे पास एक कैश इनफ्लो हो रहा था सेविंग्स की शक्ल में। ठीक है,
एंड देन एट द एंड ऑफ द ईयर डिस्पोजल कॉस्ट हमारी आ रही थी, तो डिस्पोजल पे हमें ये पैसे मिल रहे थे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसको हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल, नहीं सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल कैश फ्लो। क्या कहते हैं, कन्वेंशनल कैश फ्लो। एंड देन नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो किसको कहेंगे, कि जब जरूरी नहीं है कि यही सेट पैटर्न हो सकता है कि माइनस देन 20 के, माइनस देन 20 के प्लस, कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स भी चेंज हो सकते हैं, साइन भी चेंज हो सकते हैं। जब साइन इस तरह से आउटफ्लो इनफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो चेंज होता रहेगा तो आईआरआर वुड बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। therefore there are no issues with NPV and non conventional cash flows। इशू कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आईआरआर को ये डिफिकल्ट बना देते हैं। देन री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन, एक अजम्पशन है जो हम एनपीवी मेथड पे हम लेकर चलते हैं कि जो भी हमारे नेट कैश इनफ्लोज जनरेट होंगे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, दे विल बी री इन्वेस्टेड एल्सवेयर एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें ये कहा जाता है कि अगर एक प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट ए से आपको पॉजिटिव कैश फ्लो मिल रहा है, इनफ्लो मिल रहा है, तो वो सेम इनफ्लो किसी और प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर दोगे। ये हमें अज्यूम करके चलना पड़ता है एनपीवी मेथड पे। The IRR method, on the other hand, assumes these cash flows can be reinvested elsewhere to earn a return equal to the IRR of the original project। दूसरी तरफ आईआरआर कहता है कि हाँ ठीक है, आप दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन ये है कि आपको सेम आईआरआर आना चाहिए उस दूसरे प्रोजेक्ट में से भी। ठीक है, सो अज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्ट इज अट्रैक्टिव so that the IRR is above the cost of capital, then if this assumption is not valid, the IRR method overestimates the project's actual return। तो अगर ये चीज अबव, अगर आईआरआर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अबव आ रहा है तो फिर ये अजम्पशन वैलिड नहीं होती। अच्छा, ये चीज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन थ्योरीज को समझना, इन पैरास को समझना। ठीक है, कि assuming that the project is attractive so IRR is above cost of capital, यानी जब भी IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा तो ये अजम्पशन जो हम कर रहे हैं कि री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी और प्रोजेक्ट में, तो ये अजम्पशन वैलिड नहीं होगी। प्लस हम ये अजम्पशन कर रहे हैं कि दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसका भी आईआरआर बिल्कुल सेम हो, ये भी वैलिड नहीं होगी। आईआरआर मेथड ओवर एस्टिमेट्स प्रोजेक्ट्स एक्चुअल रिटर्न। ठीक है जी, नेक्स्ट कंक्लूजन, there is a general consensus that NPV is the superior technique from a technical point of view, and IRR is extremely useful for explaining the appraisal of an investment to non-financial managers. This is why both NPV and IRR are both widely used in practice। दोनों ही important है, दोनों ही काम आते हैं रियल लाइफ में, but NPV is a superior technique and that's what it is believed to be। ठीक है, अभी हमारे पास एक और सम है, एक्टिविटी है, इसको आप जरूर खुद से ट्राई करें, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ मुश्किल आ रही हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। This so here we have concluded this chapter। Signing off for today। Allah Hafiz।